कार तो सोचिए, मार्केट में 3 दिन से जबरदस्त तेजी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था और फिर बूम, अचानक से एक बड़ा झटका, वो भी यूनियन बजट से ठीक पहले। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने निवेशकों में इतनी खलबली मचा दी? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये है 30 जनवरी को आखिर हुआ क्या? 3 दिन की वो शानदार रैली अचानक से थम क्यों गई? जो इन्वेस्टर्स कल तक इतने बुलिश थे, वो अचानक घबरा क्यों गए? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। मामूली गिरावट नहीं थी। दोपहर होते होते सेंसेक्स 562 पॉइंट से ज्यादा नीचे था। ये नंबर खुद ही बता रहा है कि मार्केट में कितनी बेचैनी थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस गिरावट के पीछे क्या-क्या वजहें थी। गिरावट की वजहों को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बाजार में जो तेज गिरावट आई उस पर नजर डालेंगे। फिर अपने देश के अंदर क्या चल रहा था, यानी घरेलू चिंताएं क्या थीं। इसके बाद देखेंगे कि विदेश से कैसे तूफान आ रहे थे। जानेंगे कि कौन से प्रमुख क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा और आखिर में इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं उस तेज गिरावट की। जैसा कि हमने कहा, 3 दिन की बढ़िया तेजी के बाद अचानक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर बिकवाली का भारी दबाव आ गया और सच पूछिए तो मार्केट में हर कोई थोड़ा हैरान था। चलिए अब आते हैं घरेलू मोर्चे पर। आखिर हमारे अपने देश में ऐसा क्या हो रहा था जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा गया? क्या थी वो घरेलू वजह? मोटे तौर पर 3 घरेलू वजह थी। सबसे पहली, बजट से ठीक पहले की सावधानी। दूसरी, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से दोबारा बिकवाली शुरू हो गई। और तीसरी वजह थी मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता में आया उछाल। जब भी बजट आने वाला होता है ना, तो मार्केट में एक वेट एंड वॉच वाला माहौल बन जाता है। कोई भी बड़ा दांव खेलने से पहले इन्वेस्टर्स रुक कर देखना चाहते हैं कि सरकार क्या ऐलान करने वाली है। और इस बार भी बिल्कुल यही हो रहा था। सबने एक कदम पीछे खींच लिया था। ये हैं FIIs की, यानी विदेशी निवेशकों की। एक दिन की शांति के बाद उन्होंने फिर से बिकवाली शुरू कर दी। देखिए, जनवरी के महीने में वो ज्यादातर बेच ही रहे थे और जब भी दुनिया में थोड़ी अनिश्चितता बढ़ती है तो ये इन्वेस्टर्स अक्सर इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर सेफ जगहों पर लगा देते हैं। और जाहिर है, जब इतना पैसा मार्केट से बाहर जाएगा तो दबाव तो बनेगा ही। और फियर गेज का बढ़ना, हम बात कर रहे हैं इंडिया विक्स की। इसे आम भाषा में मार्केट का डर का मीटर भी कहते हैं। ये इंडेक्स बताता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में कितनी उथल-पुथल हो सकती है। और उस दिन ये करीब 4% उछलकर 13.85 पर पहुंच गया। ये एक साफ सिग्नल था कि ट्रेडर्स के बीच शॉर्ट टर्म को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। कहानी सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं थी। भारतीय बाजार ग्लोबल मार्केट से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और उस दिन दुनिया भर से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही थीं। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से ग्लोबल फैक्टर्स थे जो हमारे मार्केट पर दबाव बना रहे थे। तो ग्लोबली दो प्रेशर पॉइंट्स थे। एक तो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत कमजोर संकेत मिल रहे थे। दूसरा, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी। और तीसरा, अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी US फेड के सख्त होने का डर सता रहा था। क्या है कि जब दुनिया के बड़े मार्केट्स जैसे अमेरिका का मार्केट गिरता है तो उसका असर बाकी मार्केट्स पर भी पड़ता है। उस दिन भी यही हुआ। US मार्केट्स नेगेटिव बंद हुए थे और इसका असर हमें सुबह एशियाई बाजारों पर देखने को मिला। जापान का निक्की हो या हांगकांग का हैंग सेंग, सब कमजोर थे और इसी नेगेटिव सेंटिमेंट का असर हमारे मार्केट पर भी पड़ा। दूसरी बड़ी कीमतें, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, यानी बाहर से खरीदता है। तो जब भी क्रूड ऑयल महंगा होता है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं होती। उस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ब्रेंट क्रूड 5 महीने के हाई पर पहुंच गया था, जो मार्केट के लिए एक और नेगेटिव फैक्टर था। ओका से आ रही खबरें, वहां इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि US फेडरल रिजर्व, मतलब वहां का सेंट्रल बैंक, ब्याज दरों को लेकर काफी हॉकिश यानी सख्त रुख अपना सकता है। आसान भाषा में कहें तो कर्ज महंगा होने का डर। और डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने इस डर को और हवा दे दी। इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में एक बेचैनी सी फैल गई। तो हमने ये ग्लोबल कारण भी समझ लिए, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे दबाव का सबसे ज्यादा असर पड़ा कहाँ? चलिए अब उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जहां सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली।
तो जो सबसे वो थी मेटल और आईटी सेक्टर पर। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 4% की भारी गिरावट आई और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 2% तक टूट गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यही दो सेक्टर क्यों? सेक्टर के गिरने की वजह तो सीधी सीधी थी। इसका कनेक्शन है अमेरिकी बाजार से। अमेरिका का जो टेक इंडेक्स है नैस्डैक, उसमें रात को एक बड़ी गिरावट आई थी और उसी का सीधा असर हमें सुबह अपने आईटी स्टॉक्स पर देखने को मिला। सेक्टर की बात करें तो केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वॉटर्स ने इसे अच्छे से समझाया है। उनके मुताबिक कई चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तो मजबूत अमेरिकी डॉलर, दूसरा यूएस फेड के सख्त होने की आशंका और तीसरा ओवरबॉट कंडीशंस। ओवरबॉट का मतलब है कि कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी कि अब प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया था। इन सब ने मिलकर मेटल की कीमतों पर दबाव बनाया। पास सारे सुराग हैं, घरेलू चिंताएं भी हैं, ग्लोबल प्रेशर भी है और ये भी पता है कि किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर हुआ। तो चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सब ने मिलकर ये परफेक्ट स्टॉर्म कैसे बनाया। ये कि ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। ये गिरावट किसी एक वजह से नहीं आई। एक तरफ देश में बजट को लेकर सावधानी थी तो दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव खबरें आ रही थी। इन दोनों ने मिलकर इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट खराब कर दिया और जब सेंटिमेंट बिगड़ा तो आईटी और मेटल जैसे सेक्टर्स में जोरदार बिकवाली शुरू हुई और इसी बिकवाली ने पूरे मार्केट को अपने साथ नीचे खींच लिया। सारी वजह समझ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, आगे क्या? क्योंकि यूनियन बजट और यूएस फेड का फैसला दोनों ही बड़े इवेंट्स सामने खड़े हैं। तो क्या ये गिरावट सिर्फ एक छोटा सा झटका थी या फिर ये आने वाले किसी बड़े भूचाल का संकेत है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।